हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय मां भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की और ख़ासकर गुलाम वंश में स्पेशली जो चर्चा होगी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का संस्थापक था और गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक शासन करता है। गुलाम वंश के फारसी इतिहासकारों के द्वारा गुलाम वंश को 4 भागों में विभाजित किया गया है, मुइजी, कुतबी, शमसी और बलबनी वंशों में। मुइजी, कुतबी, शमसी और बलबनी वंशों में विभाजित किया गया था फारसी इतिहासकारों के द्वारा। और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासकों को प्रारंभिक तथा आदि तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक और आदि तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसके सामान्य परिचय की बात करें, सामान्य परिचय की अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्कमेनिस्तान में पैदा हुआ था। और यह चूँकि उस समय तुर्कमेनिस्तान में दास प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, अतः कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में बेच दिया गया और यह ईरान के निशापुर शहर में बेचा गया और वहाँ पर इसे सैन्य के रूप में प्रशिक्षित किया गया। और पुनः जब वहाँ निशापुर जिसके यहाँ यह बेचा गया था, उसके मालिक की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्रों ने इसे मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक की बहादुरी से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वह कुछ ही समय में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे प्रमुख विश्वास पात्र बन गया और उसके हर सैन्य सेवाओं में इसने अपना सहयोग दिया और इसने अपने बाहुबल के प्रदर्शन के आधार पर और अपनी योग्यता के आधार पर वह बहुत जल्दी ही मोहम्मद गोरी की कृपा दृष्टि का पात्र बन गया। इसके विभिन्न अगर नाम की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक की विभिन्न नामों से पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में इसने सैन्य अभियान किया और इसने 1193 ईस्वी में और इसने तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर को इसने पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसने अनंगपाल तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1202 ईस्वी में इसने परमारदेव को पराजित किया। 1202 ईस्वी में इसने परमारदेव को पराजित करके महोबा, खजुराहो और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। 1202 ईस्वी में परमारदेव को पराजित किया और महोबा, कालिंजर तथा खजुराहो पर इसका अधिकार हो गया। 1194 ईस्वी में 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय के फलस्वरूप भारत में विजित क्षेत्रों का प्रशासक जो है वह किसको बना दिया गया? मोहम्मद गोरी के द्वारा, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बना दिया गया। चंदावर के युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक का महत्वपूर्ण रोल रहा। इस तरीके से दिन ब दिन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की ख्याति बढ़ती जा रही थी। क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, अतः मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज, कुबाचा तथा बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह लाहौर तथा दिल्ली पर जो क्षेत्र था, लाहौर और दिल्ली के क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? तो लाहौर और दिल्ली के क्षेत्रों पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार क्षेत्र में था। जबकि अगर आप देखेंगे तो कुबाचा, यालदौज जो था यह अफ़गानिस्तान का गवर्नर था। यालदौज यह अफ़गानिस्तान का गवर्नर था। जबकि कुबाचा जो था, कुबाचा यह उच्च का प्रशासक और गवर्नर था। कुबाचा जो था यह उच्च का गवर्नर था। इसके बाद जो है आगे देखेंगे तो धीरे धीरे जब भारतीय भूभागों पर अधिकार करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। इसी समय 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या पंजाब के दमयंतक नामक स्थान पर खोखर जनजातियों के द्वारा कर दी जाती है। और खोखर जनजातियों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या करने के बाद लगभग
तो फिर लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया और उसे निवेदन किया कि वह लाहौर के शासन प्रशासन को संचालित करे। और उसके 3 महीने बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मोहम्मद गोरी के मृत्यु के 3 महीने बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ और इसे 1208 ईस्वी में गुलामी की दास्ता से मुक्ति मिली। 1208 ईस्वी में इसे गुलामी की दास्ता से मुक्ति मिली। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया, यह मलिक और सिपह सलार के पदों से ही संतुष्ट किया। इसने कभी भी सुल्तान का पद ग्रहण नहीं किया क्योंकि यह अपने आप को मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधित्व मानता था और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। हालांकि इसके जो साथी थे कुबाचा तथा यालदौज, उन सब ने भी अपना दावा पेश किया, लेकिन सबको जो है शांत करके यह जो है केंद्र में शासन स्थापित किया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के विभिन्न नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इसकी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह कुरान का अच्छे से पाठ करता था, जिसके आधार पर इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता था? ऐबक का अर्थ होता था चंद्रमा का देवता, विद्वानों का संरक्षण। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का बहुत बड़ा आश्रय दाता था। फ़ख्र मुदब्बिर तथा मिनहाज सिराज जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। फ़ख्र मुदब्बिर तथा मिनहाज उस सिराज जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ किया था। नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ उसने अपनी बहन का विवाह किया था, जबकि अपनी पुत्री का विवाह इसने अपने गुलाम सरदार इल्तुतमिश के साथ किया था। स्थापत्य की अगर आप बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कई महत्वपूर्ण स्थापत्य का निर्माण किया गया, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली में स्थापित किया गया था और यह एक विष्णु मंदिर था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक विष्णु मंदिर था, जिसे तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद बनवाया गया था। इसके बाद देखेंगे तो कुतुब मीनार की जो नींव डाली गई थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाली गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक सूफी संत बख्तियार काकी से बहुत प्रभावित था और सूफी संत बख्तियार काकी की याद में ही उसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाया। हालांकि दुर्भाग्य से यह कुतुब मीनार को पूर्ण नहीं करवा सका। हालांकि कुतुब मीनार की जो नींव डाले थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाले थे। इसके बाद देखेंगे तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन का झोपड़ा जो है नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसे तोड़ करके इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से ही बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने समकालीन साथियों कुबाचा तथा यालदौज से संघर्ष करना पड़ा और वह लगातार
भारत में राजपूत शासकों से ही संघर्ष करता रहा, निरंतर वह संघर्ष करते हुए भी इस वजह से वह सिर्फ अपने आंतरिक स्थिति से ही निपटता रहा, इसलिए उसने कभी साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। हालांकि उसका कार्यकाल जो रहा मात्र छोटा सा ही कार्यकाल रहा, 4 वर्षों का कार्यकाल, लेकिन 4 वर्षों के कार्यकाल में उसने महत्वपूर्ण कार्य किए। 4 वर्ष के ही कार्यकाल में उसने महत्वपूर्ण कार्य किए। और इसकी मृत्यु जो होती है 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। और पुनः जो है इसका उत्तराधिकारी होता है वो यालदौज। इसका उत्तराधिकारी जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह होता है। आराम शाह जो कि एक अयोग्य शासक था और बाद में जो है उसकी हत्या करके इल्तुतमिश के द्वारा सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।